दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के नक्शे के बारे में बात करने वाले हैं, उसके भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज्य है क्योंकि यहां पे आपको तकरीबन सब कुछ मिल जाएगा। यहां आपको हिमानी क्षेत्र यानी कि हिमालय का क्षेत्र भी मिलेगा, राज्यों की सीमा भी मिल जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी मिल जाएगी और साथ ही तटीय सीमा यानी कि समुद्र की सीमा भी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैदानी एरिया भी बहुत है जिसकी वजह से यहाँ पे कृषि होती है, स्पेशली चावल की कृषि होती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मानसून बहुत अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बहुत ही संपूर्ण राज्य इसको कहा जा सकता है। इसमें तकरीबन हर तरीके की विशेषताएं हैं। तो आज उन्हीं विशेषताओं को समझने की कोशिश हम करेंगे जिससे कि हमारी नॉलेज पुख्ता हो सके और हम एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। तो आप ये वीडियो देखिए और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। भारत के पूर्वी हिस्से में बसा पश्चिम बंगाल आज़ादी से पहले कुछ इस आकार का था, यानी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों आपस में जुड़े हुए थे। साल 1905 में इस बड़े से बंगाल का विभाजन हुआ जिसे बंग विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इस विभाजन में एक बड़ा हिस्सा बना पूर्वी बंगाल जो 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान था और 1971 में बांग्लादेश बन गया। वहीं एक हिस्सा बना पश्चिमी बंगाल जो आज भारत का एक राज्य है जिसको हम पश्चिमी बंगाल के नाम से ही जानते हैं। अब ये बंटवारा किया किसने? जाहिर है अंग्रेज़ों ने ही किया था। किस आधार पे किया? जाहिर है डिवाइड एंड रूल यानी कि धर्म के आधार पे ही किया था। जो पूर्वी हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे पहले भी जो मुस्लिम आबादी थी वो ज़्यादा थी और जो पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग साथ में मिलके रहते थे और धर्म को लेके इतनी टेंशन नहीं थी इनके बीच में। लेकिन अंग्रेज़ों को तो आप जानते ही है, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला है इनका कि फूट करो और राज करो। तो इसलिए इन्होंने हिंदू आबादी को अलग कर दिया और मुस्लिम आबादी को अलग कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शिक्षा बहुत ज़्यादा थी। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ थे, सत्येंद्रनाथ बोस जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ अपनी थ्योरम बनाई थी। इसके अलावा जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल में हुआ था जिन्हें फादर ऑफ रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे अपने सुभाष चंद्र बोस नेताजी भी यहीं के थे। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, शिक्षा ज़्यादा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो टेंशन है, रिलीजन टेंशन, ये थोड़ी सी कम रही थी। लेकिन फिर भी इसका विभाजन किया गया। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि इस बंगाल विभाजन के शोक में और विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा था जिसको अमार सोनार बांग्ला गीत कहा गया। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान भी लिखा है और साथ ही बांग्लादेश का भी लिखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। बात करें पश्चिम बंगाल की सीमाओं की तो देखो, सीमाएं जो भारत में लगती हैं पश्चिम बंगाल की वो बिहार से लगती है, वो सीमा है, झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, सिक्किम और असम से भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 3 ऐसे देश हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। और समुद्री सीमा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की सीमा जो है वो बंगाल से लगती है। ये जो ऊपर का हिस्सा आपको नजर आ रहा है भूटान, नेपाल और सिक्किम वाला, ये हिमालय का क्षेत्र है, हिमानी क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। आपको पता है ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम की गंगा भी कहलाती है। ये नदी बंगाल के ऊपरी जिलों से होकर गुजरती है और वहाँ से गुजरने के बाद ये बांग्लादेश जाती है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। बंगाल में भी बाढ़ आती है और खासकर बांग्लादेश के अंदर भी बाढ़ आती है। अब हम जानते हैं जिलों के बारे में। अब जिलों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको याद रखने के लिए जिलों को जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, वर्तमान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 23 ज़िले हैं और 23 ज़िले में से 2 से 3 ज़िले ऐसे हैं जो बहुत ही नए हैं। जैसे कुछ 2014 में भी एक बना है, 2017 में भी बना है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले हम लोग ज़िले देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का नाम आपने सुना होगा, चाय के व्यापार के लिए बहुत ही फेमस है ये दार्जिलिंग। और यहाँ पे आपको नजर आएगा जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में ही एक शहर है जिसको सिलीगुड़ी शहर के नाम से जाना जाता है। ये सिलीगुड़ी शहर जो है ये दार्जिलिंग में भी फैला हुआ है थोड़ा सा और जलपाईगुड़ी के अंदर भी फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पे एक अच्छा सा हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है बागडोगरा हवाई अड्डा। तो अगर किसी को ऊपरी बंगाल में जाना हो तो वो सीधे बागडोगरा हवाई अड्डे पे ही लैंड करेगा। जैसे मैं राजस्थान से उठूं तो बंगाल मुझे जाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? सीधा बागडोगरा हवाई अड्डे पे ही जाऊँगा। इसके अलावा जलपाईगुड़ी के अंदर ही एक बहुत बड़ा रेलवे यार्ड भी है जिसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे यार्ड, जिसको NJPB कहा जाता है। तो इसको भी याद रख लो, माल जो आता है वो यहीं पर आता है। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कूच बिहार नजर आएगा। कूच बिहार काफी इंपॉर्टेंट जिला है। कूच बिहार के बाद उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर आपको नजर आएगा और यहाँ से आप नीचे आओगे तो आपको मालदा नजर आएगा।
मालदा एक ऐसा जिला है जहाँ पे आम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। मालदा आम का नाम आपने सुना होगा। ये मालदा आम यहीं से सप्लाई किया जाता है पूरे देश के अंदर, बिहार, झारखंड, हर जगह यहीं से जाता है ये आम। तो ये मालदा आम काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मालदा जिले के नीचे आता है मुर्शिदाबाद जिला, जहाँ से हुगली नदी की शुरुआत होती है। होता ये है कि गंगा नदी मुर्शिदाबाद पहुँचती है और वहाँ से एक अलग धारा निकलती है गंगा से, जिसको आप हुगली के नाम से जानते हो, और वो यहाँ से आगे बढ़ती है। वहीं जो गंगा होती है वो बांग्लादेश चली जाती है, जिसको वहाँ पे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो मुर्शिदाबाद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हुगली की शुरुआत होती है, हुगली नदी की। इसके बाद यहाँ पे एक ज़िला आपको नज़र आएगा बीरभम। बीरभम भी एक इंपॉर्टेंट ज़िला है। बीरभम के बाद आपको पश्चिमी बर्धमान और पूर्वी बर्धमान भी नज़र आएगा। ये जो एरिया है पश्चिमी बर्धमान और पूर्वी बर्धमान का, इसको कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी बर्धमान में आपको रानीगंज नाम की एक जगह मिलेगी। रानीगंज के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी अभी हाल ही में। ये जो जगह है यहाँ से कोयला बहुत ज़्यादा निकलता है, कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे स्टील का काम भी होता है और इंजन का काम भी होता है और तेल का काम भी होता है। तो जहाँ पे स्टील, कोयला, इंजन और तेल का काम हो रहा है तो वो एरिया क्या कहलाएगा? औद्योगिक एरिया कहलाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाएगा। तो पश्चिम बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? पश्चिमी बर्धमान और पूर्वी बर्धमान के अंदर। और इसी के पास आपको झारखंड में मिलेगा। तो झारखंड का ये पूरा हिस्सा जो है आपका इंडस्ट्रियल एरिया ही कहलाता है। तो याद रह जाएगा। देखो ठीक से याद करते हुए चलो, एक एक फैक्ट को लिखते हुए चलो कि पश्चिमी बर्धमान और पूर्वी बर्धमान जो है वो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। यहीं पे झारखंड भी जुड़ा हुआ है। मुर्शिदाबाद के अंदर आपकी हुगली नदी निकलती है। मालदा जिले में मालदा आम का उत्पादन होता है। और जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला है वहां पे आपकी सिलीगुड़ी शहर पाया जाता है। सिलीगुड़ी शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे नादिया जिला नजर आएगा। नादिया जिला, और यहाँ पे सबसे कोने में आपको पुरुलिया जिला नजर आएगा। नादिया और पुरुलिया, इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो। एक तरफ नादिया है, एक तरफ पुरुलिया है। आगे चलोगे तो आपको बंकुरा मिलेगा, हुगली, झारग्राम, पश्चिमी मिदानपुर, पूर्वी मिदानपुर। ये हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी मिदानपुर का और पूर्वी मिदानपुर का। कुछ लोग जो है वो इसे मदीनीपुर भी कहते हैं, पश्चिमी मदीनीपुर और पूर्वी मदीनीपुर, लेकिन इसका वैसे नाम तो मिदानपुर ही होना चाहिए। इसके बाद आपको हावड़ा मिलेगा, कोलकाता मिलेगा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना भी मिलेगा। और आखिर में ऊपर दो जिले और होते हैं, एक है आपका कलिम्पोंग और एक है अलीपुर द्वार। अब आप कहोगे कि मैंने ऊपर ही क्यों नहीं बताया इनको, क्योंकि देखो ये जो अलीपुर द्वार है, ये जो जिला है ये 2014 के अंदर बना है। ये जो आपका कलिम्पोंग जिला है ये 2017 के अंदर बना है। और ये जो आपका झारग्राम जिला है ये भी 2017 के अंदर बना है। तो अलीपुर द्वार, कलिम्पोंग और झारग्राम तीनों ही नए ज़िले हो जाते हैं, बिल्कुल नए ज़िले हो जाते हैं। तो इनको आप स्पेशली तीनों को याद रखना। तो यहाँ पे आपके 23 ज़िले हो जाते हैं। ऊपर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी हो जाते हैं, वो एक जैसे हैं। उनके बीच में सिलीगुड़ी शहर बसा हुआ है, वो ऊपरी बंगाल का हिस्सा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो बीच में आपको मालदा मिलता है, जो कि आपका मध्य बंगाल आप कह सकते हो एक तरीके से। वहाँ पे आम उत्पादन होता है। वहीं जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पे हुगली नदी निकलती है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको वर्धमान मिलता है। ये वर्धमान जो है वो आपका औद्योगिक एरिया हो जाता है। थोड़ा नीचे की तरफ चलते हो तो आपको हावड़ा और कोलकाता मिलते हैं, जो कि बहुत करीब है बंगाल की खाड़ी के। और कोलकाता के अंदर ही बना हुआ है कोलकाता का हवाई अड्डा। यानी कि अगर किसी को नीचे वाले हिस्से में जाना है बंगाल के तो वो कोलकाता हवाई अड्डे के अंदर जाएगा। ऊपरी हिस्से में जाना है तो वो कहाँ जाएगा? बागडोगरा हवाई अड्डे के ऊपर जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ गंगा नदी के बारे में, जो आपको जानना जरूरी है पश्चिम बंगाल के विषय में। देखो, गंगा नदी जो है वो बंगाल में आती है मुर्शिदाबाद के अंदर। यहाँ पे आने के बाद इसकी एक शाखा अलग होती है हुगली, जो कि कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। और जो बाकी गंगा का पानी है वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपका बांग्लादेश के अंदर। अब ये जो हुगली नदी है इसकी चौड़ाई कोलकाता के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी वजह से इसके पूर्वी किनारे पर कोलकाता का एक बहुत बड़ा कोलकाता बंदरगाह भी बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता बंदरगाह को 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का नाम दिया गया था, इसका नाम बदला गया था। तो इसको भी आप याद रख लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये कहाँ बना हुआ है? हुगली नदी के पूर्वी किनारे पे बना हुआ है। यानी कि ये समुद्र के पास नहीं बना हुआ है, नदी के पास बना हुआ है। अब इस बंदरगाह के साथ दिक्कत ये थी कि यहाँ बहुत सा कचरा, बहुत सी मिट्टी, बहुत सा गाद जमा हो जाता था इस नदी की वजह से। क्या होता है ना कि जब भी कोई नदी आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा कचरा लेके आती है। अब वो कचरा जो है वो नदी के अंदर आके जमा हो जाता था और इस वजह से जो जल का परिवहन है वो मुश्किल हो जाता था। बड़े बड़े जहाज जो है वो यहाँ आ नहीं सकते थे। और इसी में सुधार के लिए साल 1961 में सरकार ने एक फैसला लिया कि उन्होंने एक बांध बनाने की शुरुआत की, जिस बांध का नाम था फरक्का बैराज, जो कि साल 1972 से शुरू हुआ था। मतलब 1961 में बनना शुरू हुआ और 1972 में इसका काम पूरा हो गया और ये काम पे लग गया, मतलब इसका काम चालू हो गया। इसका उद्देश्य ये था कि हुगली नदी में ज़्यादा पानी छोड़ा जाए।
भाई करना क्या है कि जैसे यहाँ पे बांध बना हुआ है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लो, फिर उस पानी को फ्लो के साथ छोड़ो, जिससे होगा क्या कि हुगली नदी की सारी मिट्टी, सारा गाद, सारा कचरा जो है वो कहाँ जाएगा, सीधा बंगाल की खाड़ी में यानी कि समुद्र के अंदर चला जाएगा, और इससे जो बंदरगाह पे व्यापार होगा वो सुगम हो जाएगा। भाई प्लान तो बहुत अच्छा था और काम भी किया इसने कि फरक्का बैराज की मदद से हुगली नदी के अंदर पानी छोड़ा जाने लगा। लेकिन इस चीज़ का एक उल्टा प्रभाव भी पड़ा था। इससे बांग्लादेश को कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। क्या था कि जैसे आप ज़्यादातर पानी जो है वो हुगली की तरफ भेज दोगे तो गंगा नदी के प्रवाह में कमी आ जाएगी। अब पानी कम होगा और मिनरल ज़्यादा होंगे, मतलब जो मिट्टी है, जो जितने भी खनिज है वो साथ में होंगे। इस वजह से गंगा नदी के अंदर जो लवणता है वो बढ़ने लगी, खासकर बांग्लादेश के हिस्से के अंदर। तो लवणता बढ़ने की वजह से जो वहाँ पे मछली पालन होता था वो हो नहीं पा रहा था, पीने का पानी भी मिल नहीं पा रहा था, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था, और साथ ही जो नौकायन है वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। इसी के साथ मिट्टी के अंदर पानी की जो कमी है वो होने लगी, और इसके चलते बांग्लादेश के एक बड़े क्षेत्र की भूमि जो है वो बंजर हो गई। तो इस बात को समझो कि ज़्यादातर पानी कहाँ चला गया, हुगली की तरफ चला गया। उससे पानी कम हो गया जिसकी वजह से उसके अंदर लवणता बढ़ गई। तो इससे मछली पालन नहीं हो पा रहा है, पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, नौकायन नहीं हो पा रहा है, और ज़मीन भी बंजर हो रही है। तो बांग्लादेश ने जो है विवाद खड़ा कर दिया भारत के साथ कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो, यूँ तो नदी जो है वो इंडिया की है, क्योंकि गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों को परेशान करें, क्योंकि हमें रिलेशन तो बना के ही चलना होता है, खासकर विदेश नीति तो बना के ही चलनी होती है। तो इसी वजह से इसके ऊपर भारत और बांग्लादेश ने एक संधि की थी, जिसको हम लोग फरक्का जल संधि या फिर गंगा जल समझौते के नाम से भी जानते हैं। ये जो समझौता है ये साल 1996 में हुआ था, 12 दिसंबर 1996 को हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, नई दिल्ली के अंदर। इसमें तय ये हुआ था कि अगर मान लो कि ये जो फरक्का बैराज है यहाँ पे 70,000 क्यूसेक पानी जमा हो जाता है या फिर उससे कम जमा होता है, ध्यान से सुनना, 70,000 क्यूसेक पानी या फिर उससे कम पानी जमा होता है, तो जितना भी पानी है उसका आधा हिस्सा भारत को मिलेगा, आधा बांग्लादेश को मिलेगा। यानी कि अगर 70,000 क्यूसेक पानी है तो 35,000 क्यूसेक भारत को मिलेगा और 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को मिलेगा। वहीं अगर पानी 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच में है तो जो 35,000 क्यूसेक पानी है वो बांग्लादेश को मिलेगा, और जो शेष पानी है, बचा हुआ पानी है, वो भारत को मिलेगा, यानी कि 35 से 40,000 क्यूसेक पानी। वहीं अगर पानी 75,000 क्यूसेक या उससे ज़्यादा है तो 40,000 क्यूसेक पानी भारत रख लेगा और बाकी पानी बांग्लादेश को दे देगा। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि भारत को हुगली नदी को प्रवाहित करने के लिए 35 से 40,000 क्यूसेक पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो इतना पानी तो भारत रखता है और कोशिश करता है कि बांग्लादेश को भी कोई कमी ना हो। अगर मान लो कम आता है तो आधा आधा बांट लेते हैं ये लोग, ज़्यादा आता है तो भारत कहता है कि भाई मुझे 35 से 40,000 क्यूसेक पानी जो है दे दे, बाकी तू रख ले। तो इस तरीके से पानी का समझौता हुआ, जिससे कि बाढ़ भी नहीं आई और साथ ही दोनों देशों को फ़ायदा भी हुआ। मैं आपको बता दूं कि HD देवेगौड़ा ने भारत की तरफ से इस पे साइन किया था और शेख हसीना ने बांग्लादेश की तरफ से इस पे साइन किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिर्फ एक बांध की मदद से पूरी विदेश नीति चेंज हो गई। सिर्फ फरक्का बैराज बांध बना, उसकी मदद से पूरी विदेश नीति ही चेंज हो गई, टेंशन पैदा हो गई। तो ऐसा ही होता है, भूगोल से काफ़ी कुछ प्रभावित होता है, तो आपको आपके आसपास का भूगोल जानना बहुत ज़रूरी है। अब आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं उन नदियों की जो कि वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले ऊपरी हिस्से से गुजरती है तीस्ता नदी। जैसा कि मैंने आपको बताया, तीस्ता नदी सिक्किम से चली आती है और वेस्ट बंगाल के कलिंगपोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले के अंदर बहती है। इसके बाद ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश जाके कहाँ किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। मैं आपको बता दूं कि तीस्ता की वजह से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों जगह पे ही कभी कभी बाढ़ आती रहती है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। ये तो ऊपरी हिस्सा हो जाता है तीस्ता का। बीच वाला हिस्सा जो है, ये पतला सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ से गुजरती है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो थोड़ा सा हिस्सा तय करती है मुर्शिदाबाद ज़िले का, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी भी आके मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। और जब ये गंगा एंटर करती है आपके बांग्लादेश के अंदर तो वहाँ पे इसका नाम बदल जाता है, पद्मा हो जाती है। और नीचे वाले हिस्से की बात करें तो नीचे हमें पता है कि हुगली नदी बहती है, जिसमें खारी, मयूराक्षी, अजय ऐसी नदियाँ आके मिलती है। ये जो है मुर्शिदाबाद, नदिया, पूर्व बर्धमान, हुगली, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिले से होकर गुजरती है। मतलब ये पूरा पाथ जो है वो हुगली नदी आकर के तय करती है। तो इस तरीके से ये नदियां हो जाती हैं। अब आखिर में एक और चीज़ बचती है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात नहीं की, जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक। जी हाँ, मैं आखिर में बचा के रख रहा था चिकन नेक को। अब देखो, भारत और पश्चिम बंगाल में 60 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी एक भूमि की पट्टी है जो आपको नजर आ रही है। ये इसको कहते हैं भारत का चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब चिकन नेक इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इस तस्वीर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 20 किलोमीटर का हिस्सा है
इस 20 किलोमीटर के हिस्से में इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाती है और ये बहुत ही कम है। और ये एकमात्र ऐसी सड़क है जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य जुड़े हुए हैं। और अगर ये सड़क बंद हो जाती है, ये हिस्सा बंद हो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा ही बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से ये गर्दन है, इसलिए इसको चिकन नेक कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो सारे राज्य हैं, जैसे कि 8 राज्य हैं, 7 यहाँ पे हैं, एक सिक्किम यहाँ पे है, तो इनका पूरा कनेक्शन, इनका पूरा विकास जो है वो इसी सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हो। तो चिकन नेक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नाजुक हिस्सा हो जाता है भारत का। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पश्चिम बंगाल की जनजातियों के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो। अब जब आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेस्ट बंगाल समझ में आ गया होगा और उसकी विशेषताएं भी समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।